भावातार द लेजेंड एपिसोड 171। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, दोपहर का समय। जगह देव की बाजार। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां राजकुमारी भवानी अपने सहेलियों के साथ मिलकर बाजार में से अपने अपने लिए जरूरत का सामान खरीदने लगते हैं और साथ ही अपने लिए आभूषण भी खरीद रहे थे। जहां भवानी ने एक लाल रंग की लहंगा पहनी थी, उनके हाथ में कई सारी रंग बिरंगी की चूड़ियां थी, गले पर सोने की हार और चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो कि किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। जिसे देखकर आसपास खड़े सभी लोगों में से कुछ लोग राजकुमारी भवानी को देखकर उनकी ओर जाने लग रहे थे, जिन्हें उनके सैनिक रोक कर रखे थे। तभी राजकुमारी भवानी एक सोने की हार को पकड़कर अपने सहेलियों से कहती है। राजकुमारी भवानी, हमने सुना था कि एक जिले से बड़ा एक राज्य होता है और उससे बड़ा साम्राज्य होता है, पर ये कलाकृति वाले जेवरात देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कोई गांव आ गई हूँ। भला ऐसे बेकार के जेवरात रखता कौन है? ये सुनकर पास खड़ी सभी सहेलियां जोर जोर से हंसती हुई अपने सामने खड़े दुकानदार का मजाक उड़ाते हैं। जिसे देखो दुकानदार उन सभी से मुस्कुराते हुए कहता है। दिवाकर दुकानदार, तो आपको साम्राज्य के श्रेणी का जेवरात चाहिए? ये सुनकर राजकुमारी भवानी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस दुकानदार से कहती हैं। राजकुमारी भवानी, जी हाँ। तभी वो दुकानदार अपने पीछे वाले दीवार को हटा देता है, जिसके बाद वो अब देखती हैं कि उनके सामने बहुत सारे जेवरात टंगे हुए थे जो कि अंधेरे में भी चमक रहे थे। उन जेवरातों को देखकर वहां खड़ी सभी लड़कियां और साथ ही राजकुमारी भवानी खुद भी उन जेवरातों को देखकर मोहित हो उठती हैं। तभी वो दुकानदार उनसे मुस्कुराते हुए कहता है। दिवाकर, ये सभी जेवरात एक से बढ़कर एक हैं राजकुमारी जी। इन्हें भारत देश के दक्षिणी द्रविड़ साम्राज्य में बनाया जाता है। इन्हें बनाने की पद्धति है, एक खूबसूरत शाही हार में आमतौर पर जटिल शिल्प कौशल और उत्तम रत्न शामिल होते हैं। इसमें एक आश्चर्यजनक केंद्र बिंदु शामिल होता है, अक्सर हीरा पन्ना या नीलम जैसा एक बड़ा दुर्लभ रत्न जो छोटे पूरक रत्नों से घिरा होता है। हार को गढ़ने में अतिरिक्त सुंदरता के लिए अक्सर सोने या चांदी जैसी कीमती धातुओं को शामिल किया जाता है। इस तरह के हार बनाने की प्रक्रिया बेहतरीन रत्नों के चयन से शुरू होती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे रंगकट और स्पष्टता में मेल खाते हों। फिर विशेषज्ञ जौहरी प्रत्येक विवरण पर ध्यान देते हुए वांछित छांच में ठीक से होने के लिए रत्नों को सावधानीपूर्वक काटते और आकार देते हैं। वहां खड़ी सभी लड़कियां दुकानदार के बातों को सुन रही होती हैं, पर राजकुमारी भवानी केवल अपने सामने टंगी जेवरात को देख रही होती हैं। तभी वो दुकानदार मुस्कुराते हुए उन्हें कह रहा होता है। दिवाकर, इसके बाद वे चुनी हुई कीमती धातु का उपयोग करके हार का ढांचा तैयार करते हैं। इसमें जटिल उत्कीर्णन या केंद्र बिंदु के चारों ओर छोटे रत्न स्थापित करना शामिल हो सकता है। रत्नों को सावधानीपूर्वक उनकी ढांचे में रखा गया है। हार को वास्तव में शाही और अनोखा बनाने के लिए कारीगर उत्कीर्णन या अद्वितीय ढांचे तत्वों जैसे व्यक्तिकृत स्पर्श भी जोड़ सकते हैं। परिणाम आभूषणों की एक उत्कृष्ट कृति है जो केवल राजकीय के लिए उपयुक्त है, जो कीमती रत्नों की सुंदरता के साथ विशेषज्ञ शिल्प कौशल को जोड़ती है। ये सुनकर वहां खड़ी सभी लड़कियां उस दुकानदार के लिए तालियां बजाने लगती हैं। तभी राजकुमारी भवानी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस दुकानदार से कहती हैं। राजकुमारी भवानी, इतना लंबा चौड़ा भाषण तो हमने सुन लिया, अब बताओ इसकी कीमत क्या है? ये सुनकर वो दुकानदार उनसे कहता है। दिवाकर, हर जेवरात के 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनकर राजकुमारी भवानी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस दुकानदार से कहती हैं। राजकुमारी भवानी, जीतने तुम्हारे पास जेवर हैं वो सब हमारे हुए। जगह राजमहल। वहां महल के अंदर महाराज वीरेंद्र के कमरे में वो और राजा अजय दोनों अपने अपने आसन में बैठकर मुस्कुराते हुए कुछ बातें कर रहे थे। तभी राजा अजय हंसते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, महाराज अब क्या कह सकते हैं, हमारे जिले के अंदर घुसने के प्रयास में जो भी गजनवी नाम के बादशाह के लोग आए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि चोला साम्राज्य के राजा राजेंद्र चोला हमारे राजपुताना में कुछ दिन रहकर कश्मीर की ओर जाने वाले थे।
ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर से पूछते हैं। महाराज वीरेंद्र, तो उनका क्या हुआ? ये सुनकर राजा अजय राठौर जोर जोर से हंसते हुए उनसे कहते हैं। राजा अजय राठौर, अब होना क्या था महाराज, वो आए थे 2 पैरों पर गए 4 कंधों पर। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र भी उनके साथ हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, क्या इस धर्म के सभी लोग ऐसे बुरे हैं? ये सुनकर राजा अजय राठौर अपने हंसी को रोककर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, नहीं नहीं महाराज, सब ऐसे नहीं है, भले ही सब बाहर से यहाँ आए हैं पर सभी बुरे नहीं है, उनमें से कुछ लोगों के साथ हमारी अच्छी बातचीत चलती है, ये बिल्कुल नहीं कि हर कोई राक्षस है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र भी अपने हंसी को रोककर उनसे कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, हमें अब भी याद है, हमारे दादाजी हमें कहते थे कि हमारे देश भारत पर पहली बार साल 711 में उन लोगों में से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों द्वारा यहाँ हमला किया गया था, इसके परिणामस्वरूप सिंध को विजय कर दिया था। उसके बाद भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद गजनी ने किया था। ये सुनकर राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, हमें भी हमारे काको पिताजी ने बताया था कि हमारे पूर्वज ने और आपके जैसे कई के वंशजों के लोगों ने उनसे लड़ाई किया था, पर आज के दिन उन लोगों में से जो बच गए और जो अब भी राज कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो उतने भी बुरे नहीं हैं, बस वो अपने भगवान को अल्लाह कहकर पुकारते हैं और हम हमारे भगवान को परम ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र उनसे कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, पर उन धर्म के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब वो हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप दें। ये सुनकर राजा अजय राठौर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ महाराज वीरेंद्र की ओर देख उनसे कहते हैं। राजा अजय राठौर, आप कब से धर्म और जाति को मानने लगे महाराज, आपके लिए तो सब एक समान हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र समझ गए कि राजा अजय राठौर उसने क्या कहना चाह रहे हैं, इसीलिए वो जवाब में उनसे कुछ कहते तभी उस कमरे के बाहर से राजकुमार रुद्र की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार रुद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पिताश्री? अवतार द लेजेंड एपिसोड 172। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, दोपहर का समय। जगह, महाराज वीरेंद्र का कमरा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा अजय राठौर के कहे बातों को सुनकर महाराज वीरेंद्र उन्हें कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी राजा अजय राठौर के ठीक पीछे यानी कमरे के दरवाजे के बाहर से राजकुमार रुद्र की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार रुद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पिताश्री? ते सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र की ओर देखकर उसे कमरे के अंदर आने के लिए कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, हाँ आओ पुत्र, अंदर आओ। ये सुनकर राजकुमार रुद्र उस कमरे के अंदर आते हैं जहां राजा अजय राठौर अपने पीछे की ओर मुड़कर राजकुमार रुद्र को कमरे के अंदर आता हुआ देखते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र राजा अजय राठौर की ओर देख उन्हें कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, तो मैं ये कह रहा था। तभी अचानक राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र के बातों को अनसुना करके उन्हें कहते हैं। राजा अजय राठौर मान गए महाराज, जिस साम्राज्य के राजकुमार इतने शिष्टाचारी हों उस साम्राज्य का उन्नति होना तय है। आपके यहाँ तो राजकुमार रुद्र अनुमति लेकर कमरे के अंदर आ रहे हैं, पर हमारे यहाँ बच्चे अनुमति तो छोड़ो, आजकल हम जैसे बड़े लोगों से बात भी करने से भागते हैं। ये सुनकर राजकुमार रुद्र राजा अजय राठौर की ओर देखकर उनके सामने झुक उन्हें कहते हैं। राजकुमार रुद्र, धन्यवाद राजा जी। ये सुनकर राजा अजय राठौर अपने आसन में से उठकर मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें कहते हैं। राजा अजय राठौर, राजा जी नहीं बेटा, हमें काको सा चाचा जी बुलाओ। ये सुनकर राजकुमार रुद्र उनके कहे बातों को न समझकर हैरान भरी से महाराज वीरेंद्र की ओर देखने लगते हैं कि तभी राजा अजय राठौर ये बात समझकर मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र के कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर कहते हैं। राजा अजय राठौर, अरे काकोप्सा का मतलब है चाचा जी। ये सुनकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर से कहते हैं।
राजकुमार रुद्र जी चाचा जी। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र राजकुमार रुद्र से पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र तो क्या कहने आए थे रुद्र? ये सुनकर राजकुमार रुद्र उनसे कहते हैं, राजकुमार रुद्र वो बात ये है कि दोपहर का भोजन तैयार हो गया है इसीलिए। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर अरे उसकी चिंता मत करो हम आ जाएंगे तुम तैयारी करो हम कुछ बातचीत करके बस आ ही रहे हैं। ये सुनकर राजकुमार रुद्र अपना सर झुकाकर उनसे कहते हैं, राजकुमार रुद्र ठीक है तो मैं आप सभी के लिए थाली लगाता हूँ आप। ये सुनकर राजा अजय राठौर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रुद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर हाँ। ये सुनकर राजकुमार रुद्र वहां उस कमरे से बाहर चले जाते कि तभी राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से पूछते हैं, राजा अजय राठौर तो राजकुमार अभी तक कितने युद्ध लड़े हैं? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र उनसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र इतने जितने आपने अपने 18 साल की आयु में जीता है। ये सुन रहा राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से उन्हें कहते हैं, राजा अजय राठौर क्या वो बड़े हो गए हैं महाराज अभी तो उन्हें 100 से ज्यादा लड़ाई जीतना चाहिए। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र वो तो हम भी चाहते हैं मगर क्या करें चंद्रपुर साम्राज्य का नाम सुनकर लोग वैसे भी डर के यहाँ पर हमला ही नहीं करते बल्कि लोग खुद अपने राज्य हमसे जोड़कर हमारे साम्राज्य को और भी ज्यादा विस्तार कर रहे हैं। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर चंद्रपुर नहीं महाराज बल्कि महाकाल के नाम से लोग आज भी उसके एक झलक से तो क्या उसके नाम से ही दम तोड़ देते हैं। ये सुन महाराज वीरेंद्र मन ही मन सोचकर उनसे कुछ कह पाते तभी राजा अजय राठौर उनसे मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजा अजय राठौर एक पिशाच एक भूत एक मौत का साया एक रक्षक एक महाकाल लोग उसे कई नामों से जानते हैं महाराज पर कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर उस लाल कपड़े के पीछे किसका चेहरा है ये एक रहस्य है जिसे आज भी लोग सुझाने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई उस तक पहुंच नहीं पाया है। कुछ कहते हैं कि वो हमारे दुनिया से नहीं है तो कुछ कहते हैं कि वो वरदान के तौर पर आपकी और आपके साम्राज्य के आगे एक अदृश्य ढाल बनकर रक्षा कर रहा है। ये कहकर राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से पूछते हैं, राजा अजय राठौर क्या वो अब भी यहाँ है महाराज क्या वो हमारी बातें सुन रहा है क्योंकि जिन लोगों ने उसे लड़ते हुए देखा है वो कहते हैं कि महाकाल इस युग का वो योद्धा है जिसके सामने से बचना असंभव है और जब भी वो किसी को मारता है तब वो कभी पीछे मुड़कर अपने शत्रु को नहीं देखता क्योंकि वो जानता है कि उसके वार से वो शत्रु अपने पैरों से खड़ा नहीं हो सकता। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजा अजय राठौर से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र क्या पता वो यहाँ हो देखा जाए तो जितना हम नहीं जानते आप महाकाल को हमसे ज्यादा जानते हैं। ये सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर हम राजपूत हैं ना महाराज इसीलिए अपने दुश्मन और दोस्तों के ऊपर हमारी पैनी नजर हमेशा रहती है। ये कहकर राजा अजय राठौर अपने आसपास देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजा अजय राठौर अगर वो आसपास है तो महाराज उससे ये कह दीजिए कि आज के नए समय में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि महाकाल के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि वो लड़ता कैसा है क्या ताकत है उसका और क्या कमजोरी। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना एक ऐसा सेना बना रहे हैं जो ना ही महाकाल को मारने की शक्ति रखते हैं बल्कि उनके सेना में हर सैनिक खुद में ही एक महाकाल हो। समय बदल रहा है इसीलिए उस भी खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि वो लोग पूरी तरह से अपने कामों में लगे हुए हैं कि महाकाल को रोक कैसे जाए। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मन ही मन थोड़े डर जाते हैं। जगह महल के बाहर। वहां राजमहल के बाहर हम देखते हैं कि राजकुमारी भवानी अपने सहेलियों के साथ वहां पहुंच गई थी जहां वो रथ पर से नीचे उतर ही रही थी कि तभी वो दूर राजकुमार रुद्र को देखती है जो कि झालावाड़ जिले के सैनिकों से कुछ बात कर रहे थे। अवतार द लेजेंड एपिसोड 173। हरिरामपुर दोपहर का समय। जगह हरिरामपुर गांव के पास वाला जंगल नीला जंगल।
कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हरिरामपुर के पास वाले जंगल में ध्रुवा धीरे धीरे चलते हुए जा रहा होता है, जहां वो अपने आसपास देखता है कि इसी दौरान लगातार बारिश होने के कारण जंगल के मिट्टी हल्की गिल हुई होती है, जिससे वो सोच समझकर अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहा होता है। उसके बर्ताव से पता चल रहा था कि वो जंगल में किसी को ढूंढ रहा था या फिर वो किसी के पास जा रहा था। वो ऐसे ही चलते चलते उस जंगल के और भीतर चला जाता कि तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास के पेड़ों के डाली के ऊपर कुछ डाकू छुपकर ध्रुवा के ऊपर अपने धनुष में लगे तीर के सहारे निशान लगाए बैठे थे। वो डाकू इस तरह पेड़ों के डाली के ऊपर छुपे हुए थे जिससे अगर कोई चाहे भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता। तभी वो चलते चलते पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाता है जहां डाकू वागिरा का अड्डा था। उसके आते ही डाकू दल उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं कि तभी ध्रुवा मुस्कुराते हुए सबसे कहता है, ध्रुवा तो कैसा चल रहा है भाइयों। ये सुनकर उन डाकुओं में से कुछ डाकू अपने पीछे एक छुरा पकड़े ध्रुवा के पास जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनके सामने के एक बड़े से पेड़ के ऊपर खड़ा वागिरा मुस्कुराते हुए चिल्लाकर ध्रुवा से कहता है, डाकू वागिरा तुम्हारा फिर से स्वागत है मेरे मित्र, चिल्लाते हुए। ये सुनकर ध्रुवा और सभी डाकू वागिरा की ओर देखने लगते हैं कि तभी ध्रुवा भी चिल्लाते हुए वागिरा से कहता है, ध्रुवा धन्यवाद नारायण भाई, वो क्या है ना, आज आपसे मिलने का मन किया तो मैं यहाँ चला आया, आपसे कुछ बात करनी थी। ये सुनकर वागिरा चिल्लाते हुए पेड़ के ऊपर से ध्रुवा से कहता है, वागिरा ठीक है रुको मैं आता हूँ। ये कहकर वागिरा उस पड़े से एक और पेड़ के डाली के ऊपर छलांग लगाता है और फिर एक और पेड़ के डाली के ऊपर छलांग लगाता है और ऐसे करते करते वो सीधी जमीन पर अपने कदम रखता है, जिसे देखकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से डाकू वागिरा से कहता है, ध्रुवा बाप रे बाप इतनी फुर्ती। ये सुनकर वागिरा मुस्कुराते हुए अपने आसपास के डाकुओं को अपने अपने हथियारों को छुपाने का इशारा देता है, जिससे सभी डाकू अपने अपने छुरे को कमर के पास छिपा देते हैं और अपने कदम ध्रुवा से पीछे ले जाते हैं। तभी डाकू वागिरा ध्रुवा से कहता है, डाकू वागिरा जंगल में रहकर अगर फुर्ती ना हो तो जंगल में रहने का क्या मतलब, क्योंकि जंगल में वही बचता है जो बाकी जानवर से ज्यादा तेज और फुर्ती वाला हो। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से डाकू वागिरा से कहता है, ध्रुवा पर ये सब अपने सिखा कहाँ से। ये सुनकर डाकू वागिरा मुस्कुराते हुए ध्रुवा के पास जाकर कहता है, डाकू वागिरा वो बात छोड़, कृष्णा इतने दिन बाद यहाँ आया है और अपने मित्र से गले नहीं लगेगा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए वागिरा से गले लगाने लगता है। चंद्रपुर साम्राज्य, दोपहर का समय। जगह राजमहल के ठीक सामने। वहां हम देखते हैं कि दूर से राजकुमार रुद्र को झालावाड़ जिले के सैनिकों से बातें करता देख राजकुमारी भवानी मुस्कुराती हुई अपने सहेलियों के साथ उस रथ पर से उतरती हैं जहां नंदिनी, कल्याणी, ध्रुवा की मां और महल के दासियां अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती हैं। पास खड़े सभी दासी राजकुमारी भवानी और उनके सहेलियों के गले पर खूबसूरत और महक से पूर्ण फूलों की मालाएं पहनाने लगती हैं। इस तरीके की स्वागत की प्रक्रिया को देखकर राजकुमारी भवानी के साथ उनके सभी सहेलियां खुश होती हैं और महल के अंदर जाने लगते हैं। जगह महाराज वीरेंद्र का कक्ष। वहां महाराज वीरेंद्र के कक्ष में राजा अजय राठौर के कहे बातों को सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से उनसे पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र क्या ये सच्ची खबर है अजय? क्या सच में? ये सुनकर राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर जी महाराज, ये सच्ची खबर, हमारे एक दूत ने कहा है कि ये काम उत्तरी बर्फीली इलाकों के कुछ राज्य कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही के इन्हीं 4 सालों में महाकाल ने उन्हें बहुत तंग किया है, जिससे वो बचे हुए लोग अब महाकाल की ही तरह एक सेना बना रहे हैं। आज नहीं तो कल वो हमारे तरफ आकर हम पर हमला करेंगे, क्या पता उस समय महाकाल भी ना हो। ये कहकर राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र के पास बैठ उनसे गंभीर भाव से कहते हैं,
राजा अजय राठौर, हमारा यहाँ आने का सिर्फ केवल शिव पूजा नहीं है महाराज। संकट बहुत जल्द हमारे और आपके साम्राज्य की ओर आने वाला है। वो सब आज नहीं तो कल या फिर आज से कई सालों बाद आने ही वाले हैं, और तब हमें केवल एक ही बचा सकता है, और वो है खुद महाकाल। इसीलिए हमें भी महाकाल की तरह पूरी महासेना बनानी होगी। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से राजा अजय राठौर से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र मतलब? ये सुनकर राजा अजय राठौर उनसे कहते हैं, राजा अजय राठौर मतलब कि हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए महाराज, क्योंकि भविष्य में एक महाकाल से हम उन्हें नहीं हरा सकेंगे, बल्कि हमें पूरी की पूरी महाकाल की सेना बनानी पड़ेगी, और इसके लिए हमें मिलकर ये काम करना होगा, और साथ ही महाकाल को भी हमारे साथ काम करना होगा। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मन ही मन डरते हुए सोचने लगते हैं, महाराज वीरेंद्र, अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि ध्रुवा मर चुका है, ना ही कोई महाकाल अब है, और न ही हम इतने ताकतवर हैं कि हम उनसे मुकाबला कर सकें। अगर राजा अजय राठौर की बात सच है तो हमारे साम्राज्य का सर्वनाश होना तय है। ये सोचकर महाराज वीरेंद्र उनसे कुछ कहने लगते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 174। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, दोपहर का समय। जगह, राजमहल के अंदर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंदिनी और महल के दासियां मिलकर राजकुमारी भवानी और उनके सहेलियों को महल के अंदर ला रहे होते हैं, जहां महल के अंदर का परिवेश मानो समृद्धि और भव्यता प्रचुर मात्रा में होता दिख रहा था। जटिल भित्ति चित्रों से सजी सोने की छतें ऊपर की ओर फैली हुई थी, जबकि कांच के बूंदों के सामान लगे झूमर चमकते सितारों की तरह लटके हुए थे। शानदार चमक के साथ संगमरमर के स्तंभ विशाल कक्ष को पंक्तिबद्ध कर रहे थे, जो कालातीत लालित्य की आभा पैदा करते हैं। दीवारें अनमोल कलाकृतियों और चित्र से सजी हैं, जो ऐतिहासिक दृश्यों और पौराणिक कहानियों को दर्शाती हैं। आलीशान कालीन राजाओं के लिए उपयुक्त अपनी कोमलता से हर कदम को सहारा देते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ महल में घूमते हैं कि सूरज की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर संगमरमर के फर्श पर रंगों का बहुरूपदर्शक बनाते थे। हवा ताजे फूलों की सुगंध और विदेशी इत्र की हल्की सुगंध से सुगंधित थे। फिर भी सभी भव्यता के बीच यह इतिहास, संस्कृति और शाही अनुग्रह की भावना है, जो वास्तव में एक शाही महल के अंदर की सुंदरता को परिभाषित करती है। ये सब देखकर राजकुमारी भवानी मोहित होकर नंदिनी से कहती हैं, राजकुमारी भवानी, हमें आज जाकर पता चला कि एक साम्राज्य का राजमहल अंदर से कैसा दिखता है। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से पूछती है, नंदिनी तो कैसी दिखती है? ये सुनकर राजकुमारी भवानी अपने सामने के महल की खूबसूरती को देखकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नंदिनी से कहती है, राजकुमारी भवानी एक स्वर्ग की तरह है। ये सुनकर नंदिनी मन ही मन कुछ सोचकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ राजकुमारी भवानी से कहती है, नंदिनी ठीक है, चलिए राजकुमारी, हम आपको और आपके सहेलियों को आपके कक्ष की ओर ले चलते हैं। जगह, राजमहल का अतिथि कक्ष। इसके बाद नंदिनी और सभी दासियां राजकुमारी भवानी और उनके सहेलियों को महल के अतिथि कक्ष के भीतर ले जाते हैं, और तभी नंदिनी उन्हें कहती है, नंदिनी, ये रहा आपका कक्ष, अभी के लिए आप चाहें तो आराम कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो अभी हम आपके लिए राजभोग की थाली लगा सकते हैं। ये सुनकर राजकुमारी भवानी मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है, राजकुमारी भवानी, अभी के लिए हम सब थोड़ा आराम करेंगे। वैसे हमें अभी याद आया दासी जी कि हमारे रथ में कुछ सामान है जो कि हमने पास ही के बाजार से खरीदा है, तो आप ऐसा करिए कि उसे राज खजाने में अभी के लिए रख दीजिए। हम सब जिस दिन यहाँ से विदा लेंगे तब हमें वो सब चीजें वापस लौटा दीजिएगा, ठीक है? ये सुनकर नंदिनी राजकुमारी भवानी के कुछ न कहकर अपना सिर हिलाकर नरमी भाव से हाँ का इशारा देती है कि तभी मीना आकर राजकुमारी भवानी से कहती है, मीना दासी नहीं, राजकुमारी रानी नंदिनी कहिए, ये हैं इस साम्राज्य की रानी नंदिनी। ये सुनकर राजकुमारी भवानी के चेहरे पर से अचानक से हंसी उड़ जाती है, और वो हैरान भरी नजरों से नंदिनी की ओर देखकर कहती है, राजकुमारी भवानी मतलब आप?
ये सुनकर नंदिनी अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ राजकुमारी भवानी से कहती है, नंदिनी हाँ। ये सुनकर राजकुमारी भवानी नंदिनी का हाथ पकड़कर निराश भरे भाव से कहती है, राजकुमारी भवानी मन्ने माफ करो रानी जी, हमसे गलती हो गई। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई राजकुमारी भवानी से कहती है, नंदिनी अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये सुनकर राजकुमारी भवानी नंदिनी से कुछ कह पाती तभी मीना उनसे कहती है, मीना बस रानी ही नहीं बल्कि ये पहले सुरंग राज्य की राजकुमारी भी थी। ये सुनकर राजकुमारी भवानी हैरान भरी नजरों से नंदिनी की ओर देखकर कहती है, राजकुमारी भवानी सुरंग राज्य। हाँ, हमारे काको भी उस राज्य में गए थे व्यापार की बातें करने के लिए। उन्होंने कहा था कि वो राज्य आज के समय में सबसे ज्यादा समृद्धि वाला राज्य है। आप उसी राज्य की राजकुमारी थी। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराती हुई उसे कहती है, नंदिनी हाँ। जगह राजमहल के सामने। वहां हम देखते हैं कि राजकुमार रुद्र झालावाड़ जिले के सैनिकों से कुछ बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक सैनिक आकर अपना सिर झुकाकर उनसे कहता है, गौतम सैनिक राजकुमार की जय हो। ये देखकर राजकुमार रुद्र उन सभी झालावाड़ जिले के सैनिकों से कहते हैं, राजकुमार रुद्र तो मैं कह रहा था कि आप सभी चिंता मत करिए, हमने आप सभी के रहने का व्यवस्था कर दिया है। अभी के लिए आप सभी अपने सेना कक्ष में जाकर भोजन ग्रहण कीजिए। ये सुनकर वो सभी सैनिक झालावाड़ जिले के चंद्रपुर के सैनिकों के साथ वहां से जाने लगते हैं कि तभी राजकुमार रुद्र अपने उस सैनिक से कहते हैं, राजकुमार रुद्र तो क्या पता चला। ये सुनकर वो सैनिक गौतम उन्हें कुछ कागजात देता है जिसे लेकर राजकुमार रुद्र उसे पढ़ने लगते हैं कि तभी वो सैनिक उनसे कहता है, गौतम राजकुमार जैसा कि आपने कहा था मैंने राज खजाने के ये जरूरी कागजातों को नकल करके आपके लिए ये नकल किए गए कागजात लाया हूँ। इस कागजात से ये पता चला है कि सेनापति भानुराज के बेटे तक्षराज ने हमारे पास ही के राज्य में जाने के लिए राज खजाने से कुछ मुद्राएं लिए थे। पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से गौतम से पूछते हैं, राजकुमार और वो क्या है। ये सुनकर वो सैनिक उनसे कहता है, गौतम हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने जितने मुद्राएं इन्हीं 7 सालों में राज खजाने से लिए हैं उतने मुद्राओं को अगर हम गणना करने की कोशिश करें तो जितना मूल अंक में मुद्राएं मिलते हैं उसमें किसी राज्य नहीं बल्कि किसी और देश जाया जाता है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र मन ही मन चिंतित भाव से कहते हैं, राजकुमार रुद्र इसका मतलब तक्ष इन्हीं कई सालों में राज्य भ्रमण में अलग अलग देश घूम रहा है। क्या पता वो अब किसी और देश गया हो पर वो बिना किसी को बताए ऐसा करेगा क्यों। ये सोचकर राजकुमार रुद्र उस कागजात को अपने पास रखकर उस सैनिक गौतम को एक सोने के मुद्रा से भरी छोटी सी पोटली देते हैं और वहां से चिंतित भाव से चले जाते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 175। कहानी अब आगे। सहारिस्तान सल्तनत। सुबह का समय। जगह नबी मोहम्मद का घर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तक्षराज अपने सारे दैनिक काम खत्म करके नबी मोहम्मद के पास बैठकर सुबह का भोजन खत्म करता है, जिसके बाद वो महल की ओर जाने के लिए तैयार होने लगता है कि तभी नबी मोहम्मद सेनापति वाले वेश में तक्षराज के पास आकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे उससे कहता है, नबी मोहम्मद अल्लाह पर भरोसा रखो, तक्ष होगा तो आज भी तुम महल से जिंदा लौटो। ये सुनकर रक्षराज उनसे कुछ न कहकर अपने पोशाक में इत्र लगाने लगता है। जगह बादशाह का महल। दोपहर का समय। वहां महल के दरबार का वर्णन करें तो उस बड़े से दरबार के केंद्र में सिंहासन था जहां बादशाह बैठकर सभा को संभालते हैं और उनके चारों तरफ उस सल्तनत के मंत्री, सेनापति और मुख्य सलाहकार अपने अपने आसन में बैठकर दरबार में उठ रहे मामले को सुलझाते हैं। तभी उन्हीं में से तक्षराज भी एक आसन में बैठकर बादशाह का इंतजार कर रहा था कि तभी वो चिढ़ते हुए धीमी आवाज में सेनापति नबी मोहम्मद से पूछता है, तक्षराज बादशाह अब तक आए क्यों नहीं। नबी सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं और दोपहर का समय भी आ गया है, आखिर बादशाह रह कहाँ गए हैं।
ये सुनकर नबी मोहम्मद जो कि तख्त के ठीक बगल वाले आसन में बैठे थे वो उन्हें कहते हैं, नबी मोहम्मद बादशाह किसी जरूरी काम में मसरूफ होंगे, जब तक वो यहाँ न आ जाते तब तक हमें उनका इंतजार करना होगा। ये सुनकर तख्त थोड़े नाराज भरे भाव से नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज आखिर बादशाह सुबह सुबह किस काम में व्यस्त हैं जिसके कारण वो यहाँ आने में देरी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी के लिए बाहर चलते हैं, जब बादशाह आ जाएं तब हम फिर से लौट आएंगे। ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए धीमी आवाज तख्त से कहता है, नबी मोहम्मद शायद आपको पता ना हो पर एक बार एक सलाहकार ने ऐसा ही गलती किया था, जिसे जानकर बादशाह के बेटे हसन ने उसके खाल उतारकर उसे जिंदा रेगिस्तान में दफना दिया था। ये सुनकर तख्त मन ही मन डर जाता है और नबी मोहम्मद से और कुछ न कहकर चुपचाप बैठकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी सिंहासन की ओर एक बड़ी सी परछाई दिखती है जो कि बादशाह सकराल खान की थी, जिसके बाद सभी उस बड़े से दरबार के मुख्य दरवाजे की ओर देखते हैं जहां बादशाह सकराल खान अपने बादशाहों वाले पोशाक पहनकर सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने एक लंबी सलवार कमीज पहनी थी जो कि सुनहरे महंगे रेशम से बने थे, जो कि उनकी शाही स्थिति का प्रतीक दर्शाता है। उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी पहना था जिसमें अत्यधिक अलंकृत थी और इसमें उनके शाही पद को दर्शाने के लिए माणिक लगे थे। उन्होंने आभूषण के तौर पे अंगूठियां, हार जिनमें कीमती रत्न और धातुएं लगे थे। ये सामान न केवल धन के प्रतीक थे बल्कि अधिकार के प्रतीक के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने अपने हाथ में एक शाही तलवार पकड़ी थी जिसकी म्यान सोने की थी और उसमें में भी मोती, हीरे और जवाहरात लगे हुए थे। उनके कदम जब सिंहासन की ओर पड़ रहे थे, आसपास बैठे सभी सलाहकार अपनी अपनी जगह पर से उठ उनके सिंहासन तक पहुंचने तक झुककर उनका इकबाल करते हैं। वहां का माहौल बादशाह के आने से पहले कुछ था और उनके आने के बाद कुछ और है। हर तरफ मानो सन्नाटा छा गया हो। अगर कोई आवाज हर तरफ गूंज रहा था तो वो था बादशाह के कदमों की आवाज। आसपास का ये सन्नाटा देखकर झुका हुआ तख्त मन ही मन हैरानी सोचता है, तक्षराज इतने ताकतवर बादशाह के लिए कोई राज दरबान नारा क्यों नहीं दे रहा। तभी बादशाह अपने सिंहासन पर बैठकर अपने चारों तरफ झुककर खड़े हुए सलाहकारों से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, आप सभी अपनी अपनी जगह बैठ सकते हैं। ये सुन सभी सलाहकार अपने अपने आसन पर ठीक से बैठ जाते हैं कि तभी मुख्य सलाहकार साकिब मुल्लाह उनसे कहते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह, बादशाह आपका इकबाल बुलंद रहे। ये सुनकर बादशाह सकराल खान उनसे कहते हैं, बादशाह सकराल खान, तो कहिए साकिब क्या खबर लाए हैं आप। ये सुनकर साकिब उनसे कहते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह, मेरे बादशाह सल्तनत में अब हर जगह खुशहाली ही खुशहाली है। आसपास के गैर मुल्कों से हमारे ताल्लुकात दिन पर दिन और बेहतर हो रहे हैं। हिजाज और नजद सल्तनत के बादशाह हमसे मिलने बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर बादशाह सकराल खान साकिब मुल्लाह से भारी आवाज में कहते हैं, बादशाह सकराल खान, दोस्ती की बात तो तुमने बता दिया साकिब, अभी दुश्मनी की बात करो। साकिब मुल्लाह की ओर गुस्से भरी नजरों से कहते हैं, दुश्मन कौन है जिसे खत्म करना है। ये सुनकर तख्त के साथ वहां बैठे सभी लोग डर जाते हैं कि तभी साकिब मुल्लाह उन्हें कहते हैं, साकिब मुल्लाह बादशाह, वो बात यह है कि हमारे सल्तनत में रहते वाले कुछ यहूदियों ने इस बार हमारे कुछ फौजियों के ऊपर हमला कर दिया था। जब हमारे कुछ फौजी पास ही के पहाड़ में रहने वाले यहूदियों की लड़कियों को उठाने गए तो उन्होंने हमारे फौजियों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे। ये सुनकर बादशाह सकराल खान साकिब मुल्लाह को बीच में ही रोक उन्हें कहते हैं, बादशाह सकराल खान, अपने साथ कुछ लड़ाकुओं को लेकर उनके कबीले के ऊपर हमला कर दो और वहां के मर्दों को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ औरतों को उठाकर यहाँ ले आओ, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। हमारे लड़ाकुओं ने कई दिनों से शिकार नहीं किया है, वो सब औरत शिकार के काम आएंगी। ये सुनकर तख्त मन ही मन गुस्सा होकर कहता है, तख्त क्रूर। तभी बादशाह सकराल खान तख्त से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, क्या आपने कुछ कहा शहजादे तख्त। ये सुनकर तख्त की डर के मारे सांसें अटक जाती है और आसपास बैठे सभी सलाहकार तख्त की ओर देखने लगते हैं।